हेलो, आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। और आपको सुबह सुबह मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छा हो, आपका दिन अच्छा जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले सभी टारगेट्स को पूरा कर लिया होगा। और आज हम एंट्री करने वाले हैं टारगेट डे 4। ठीक है, आज हमारा 4th डे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले तीनों दिनों को रिवाइज कर लिया होगा और अच्छे से उन चीज़ों को देख लिया होगा। हम बहुत अच्छी स्पीड से चले हुए हैं। हमने पॉलिटी के 3 चैप्टर कर लिए हैं। हरियाणा जीके में हमने बहुत चीज़ें कर ली हैं और कंप्यूटर में भी हमने 2 चैप्टर अच्छे खासे पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आपका इंजन भी गर्म हो रहा होगा। आने वाले समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट मिलेंगे। फिर आपकी टाइमिंग 4 से 5 घंटे हुएगी तभी आपके टारगेट पूरे होंगे। अभी तो मेरे हिसाब से आपके टारगेट 3 से 4 घंटे से पहले ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे करके इसको 10 घंटे तक लेके आना है। हमारा टारगेट है कि 10 घंटे तक आपके टारगेट कंप्लीट हों, इतने टारगेट आपको दे दिए जाएँ। लेकिन अभी थोड़ा समय है उस चीज़ में, तो इसलिए अभी धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, आज के टारगेट्स की हम बात कर लेते हैं अब हम कि आज के टारगेट्स क्या क्या रहने वाले हैं। ठीक है, आज के टारगेट्स में हम बात करते हैं सबसे पहले हरियाणा जीके का जो टारगेट रहेगा आपका। देखो, इसमें हरियाणा का प्राचीन इतिहास मतलब एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, अब हरियाणा की जो एंशियंट हिस्ट्री है उसका जो देखो 32 तक है, 18 से 32, मतलब काफ़ी सारा लंबा चैप्टर बनता है ये। ठीक है, और थोड़ा सा बोरिंग भी चैप्टर है सच बताऊँ तो। लेकिन आपको इसको इंटरेस्टिंग बना बना के आराम आराम से पढ़ना है। जैसे आप आज पढ़ोगे हरियाणा का इतिहास का विभाजन, एक चैप्टर, एक टॉपिक। दूसरा वैदिक सभ्यता। तीसरा हरियाणा में बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अगर आपने नेशनल जीके में हिस्ट्री पढ़ रखी है ना, एंशियंट हिस्ट्री, तो आपके लिए बहुत इजी है ये चीज़ें। वो सेम टू सेम चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बता रखा है कि हरियाणा के अंदर उस टाइम पे क्या हो रहा था। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ पे है? राखी गढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर है। कहाँ पे? हिसार में। तो ये सब चीज़ें नेशनल जीके का पार्ट भी तो है। तो ऐसे ही क्या बात है कि मतलब अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री को नेशनल वाली कर रखा है तो ये तो बहुत ईजी है आपके लिए। लेकिन फिर भी मैं हर बच्चे को देखते हुए बोल रहा हूँ, आज सिर्फ 3 चीज़ें करिए। हरियाणा के इतिहास का विभाजन, वैदिक सभ्यता, हरियाणा में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये आपने तीनों कर ली। अब हम चलते हैं नेशनल जीके पे। नेशनल जीके में आप आज कीजिए इस चैप्टर को, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, हमारे पूरी पॉलिटी का बेस। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आस्क होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इससे इम्पोर्टेंट चैप्टर शायद ही कोई होगा पूरे पॉलिटी के अंदर। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? फंडामेंटल ड्यूटी राइट, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। हमारे मूल अधिकार, जो हमको हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फिर लॉ बिफोर प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? फंडामेंटल राइट्स में आती हैं। उसके बाद कंप्यूटर में हमको क्या करना है? कंप्यूटर के अंदर हमको करना है कंप्यूटरों का वर्गीकरण, मतलब कंप्यूटर का वर्गीकरण। जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ना, एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, हाइब्रिड होता है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आएंगी इस चैप्टर के अंदर सारी। भाई कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं, इन चीज़ों को आप करोगे ज़रूर। इस चैप्टर को भी आपने कर लिया होगा, इसने भी कर लिया होगा। जो बच्चा इनको फॉलो करेगा ना, आप, मैं क्या कह रहा हूँ, आप 4 मंथ्स के बाद जादू देखना फिर इन चीज़ों का। जहाँ पे लोग कन्फ्यूजन में है ना, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा दिया गया है, भाई आपको बस ये पढ़ना है, आप वो पढ़ते चले जाइए। और जब आपका 4 मंथ्स के बाद लगभग सब सिलेबस खत्म हो चुका होगा, बेसिक सिलेबस जो 7 सब्जेक्ट की हमने बात की हुई है, तो तब आप महसूस करना कि तब आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, लास्ट 4 मंथ के लास्ट डे तक आप इन चीज़ों को रिवाइज करते चले जाओगे मेरे साथ, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि आज क्या पढ़ना है? तीनों चीज़ें आपकी क्लियर होगी, या आपको क्या क्या पढ़ना है। और मैं अब इनको लिख के भी लेके आया हूँ, तो मैं उस पेज पे भी आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो,
टारगेट नंबर डे 4, नेशनल जीके में क्या करना है, फंडामेंटल राइट। हरियाणा के प्राचीन इतिहास का विभाजन, हरियाणा का प्राचीन इतिहास पढ़ना है ना, उसका पहला टॉपिक कौन सा है, हरियाणा के इतिहास का विभाजन, वैदिक सभ्यता, हरियाणा में बौद्ध धर्म और जैन धर्म। कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसको कंप्यूटर का वर्गीकरण भी कह देते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, पीछे देख लिया है हमने। अगर जरूरत हो तो मैं लिख देता हूँ हिंदी में भी, वो मेरे हिसाब से, लेकिन जरूरत तो नहीं है क्योंकि हमने बुक के इंडेक्स में से देख लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस चीज़ की 1 मिनट कि डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है किससे, मोटिवेशन से। आपका ये लो हो सकता है लेकिन ये कभी लो नहीं होगा, क्योंकि आपने एक रूल, सेट ऑफ रूल बना लिया। किसके लिए, अपने लिए, सेट ऑफ रूल। भाई मेरे ये रूल होंगे, फिक्स होंगे, मेरे को 4 बजे उठना है तो उठना है, मेरे को 6 बजे नहाना है तो नहाना है, मेरे को 8 से लेके 1 बजे तक पढ़ना है तो पढ़ना है। ये डिसिप्लिन है। और मोटिवेशन क्या है, आज मेरा मोटिवेशन हाई है तो मैं आज 10 घंटे पढ़ लेता हूँ, 8 घंटे पढ़ लेता हूँ। कल मेरा मोटिवेशन लो होगा तो मैं 1 घंटा भी नहीं पढ़ूँगा। ये होता है मोटिवेशन। तो डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से ज़्यादा रहता है। अब आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है। सरप्राइज़ इस वे में है कि ताकि आपको थोड़ा सा और पुश मिले। मैंने क्या बोला, इंजन धीरे धीरे करके गर्म हो रहा है। तो आज हम क्या करेंगे, 20 डेली न्यू वोकैब किया करेंगे अब हम। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या शुरू करने जा रहे हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सोर्स क्या रहेगा, ब्लैक बुक। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमारे पास तो ब्लैक बुक नहीं है। आपके पास नीतू की होगी, नीतू मैम की होगी ना, उसमें भी है। वोकैब हम कौन सी करने वाली है, PYQ। कोई नई वोकैब नहीं करने वाले। हरियाणा के अंदर हमेशा PYQ आता है, नई वोकैब नहीं आती कभी भी, इसलिए। ठीक है, तो हम वोकैब पे चलते हैं अब और थोड़ी वोकैब को करते हैं। देखो ये मैंने वोकैब का वो लगा रखा है। 1 मिनट को, मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से सीधा यहीं पे आ जाएंगे हम। ठीक है, ये आ गया। देखो कौन सी वोकैब की बात कर रहे हैं हम, टॉप 200 जो SSC के एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इनको देख लेते हैं एक बार। इनमें से काफ़ी ज़्यादा आई हुई है। एक बार तो मैं एक एग्ज़ाम की बात बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही करके इसमें 4 सेट बने हुए हैं, OWS का भी, EDM का भी, 1 वर्ड का, उसका एंटोनिम का भी, सिनोनिम का भी। तो वो सभी करके चले गए और सभी वो कैब HSC की उसी के अंदर से आई थी पूरे एग्ज़ाम में। और हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। 20-20 करके करेंगे 10-10 दिनों में, मतलब 3 मंथ, या मतलब ऐसा होगा कि 40 दिनों के अंदर हम लगभग सब कर चुके होंगे, सारी वोकैब कर चुके होंगे, क्योंकि 800 हो गए ना, और डेली हम 20 करेंगे तो 40 दिनों के अंदर क्या कर देंगे हम, अपनी जो रिपीटेड वोकैब है उसको ख़त्म कर चुके होंगे। ठीक है, और हरियाणा के लिए ये मोर देन इनफ रहेगी स्टार्टिंग फेज में। जब टाइम बचेगा तो हम और एक्स्ट्रा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले ये तो करनी है। तो पहला वर्ड देखो क्या है। अब देखो हिंदी पे भी फोकस करना है, इस पे भी फोकस करना है, इस पे भी फोकस करना है सबसे पहले। लेकिन वहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन में ये आएगा ना कि इसका मतलब क्या है, या फिर इसका मतलब, 4 ऑप्शन देंगे वो। तो ए पर्सन हु लव्स ऑल मैनकाइंड। ठीक है, कौन होता है वो, ये फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट जिसको कहते हैं। और हिंदी में किसको कहते हैं, मानव प्रेमी या परोपकारी। इसको एक बात से समझते हैं हम कि जो ये है ना, ये वर्ड का अलग मतलब है, इस वर्ड का अलग मतलब है, इस वर्ड का अलग मतलब है। ये ऐसे टूटा हुआ शब्द है। ठीक है, ये मानव प्रेमी और परोपकारी के लिए यूज होता है। समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट। मतलब जिसके पास, जैसे आपने किसी से पैसे मांगे, सपोज करो आपने किसी अपने दोस्त से पैसे मांगे और उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास 200 रुपये पड़े हैं बट उसके वॉलेट में, और आपने 200 रुपये ही उससे मांग लिए और उसने आपको 200 रुपये ही दे दिए। तो उसने क्या दिखाई, क्योंकि आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उन 200 पैसों की, उसने आपके ऊपर क्या दिखाई, दया दिखाई। भाई इसको ज़रूरत है, मेरे भाई को, मेरे दोस्त को, तो मैं इसको दे देता हूँ। तो वो क्या होता है, वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, मतलब मैन काइंड को प्यार करने वाला। भाई हाँ, उसके लिए दूसरों के मन में फीलिंग है। और स्पीच ऑफ वर्ड क्या है, नाउन। ठीक है, अब समाधि लेख, जिसको हम एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड। आपने बहुत जगह देखा होगा। आप सपोज करो कि बिल क्लिंटन था अमेरिका का, ठीक है, आप वहाँ पे गए, उसकी जहाँ पे कवर बनी हुई है, समाधि बनी हुई है,
ठीक है। और उस समाधि के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर था, ये था प्रेसिडेंट था, ये था वो था। मतलब फॉर एग्जांपल राजीव गांधी है या कोई भी है, उसकी उसकी समाधियों पे क्या लिखा हुआ है, वो शब्द लिखे हुए हैं ना, 2 अक्टूबर को गांधी का जन्म हुआ, ये हुआ, उनकी समाधियों पे लिखा हुआ है वो। तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, एपिटाफ बोल रहे हैं। वैसे जनरली ये वर्ड यूज होता है जैसे अंग्रेजों के वहाँ पे वो नहीं बनती थी कब्रगाह में, उसमें तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये मेमोरी में, इसकी मेमोरी में ये है, इसकी मेमोरी में ये है, वो वाला होता है ये, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। एपिटाफ ये भी नाउन होता है, ठीक है। अब हम उसके बाद बात करते हैं अगले वर्ड की। अगला वर्ड है हमारा ओब्सुलेट, ठीक है। ओब्सुलेट, अप्रचलित, मतलब जो प्रचलित ना हो, जो समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो मतलब लॉन्गर अभी यूज के अंदर हो ही ना। जैसे सपोज करो नोकिया 1100, नोकिया 1100 क्या हो गया, ऑब्सोल्यूट हो चुका है, ठीक है। ठीक है, नोकिया 1100 क्या हो चुका है, अब्सोल्यूट हो चुका है। अब नोकिया 1100 बहुत कम दिखता है ना, वो यूज में नहीं रहा, अब अप्रचलित हो गया वो, इसलिए उसके लिए ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए यूज होता है ऑब्सोल्यूट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो रीड करने में जिसको दिक्कत आ रही हो, जिसको रीड ही नहीं कर पा रहे हो हम, उसको बोलते हैं इलिजिबल। क्या बोलते हैं, इलिजिबल, इलिजिबल, ठीक है। इलिजिबल ऐपट नहीं है। और जिसको सर्टेन दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और सर्टेन टू हैपन, जो मतलब होना ही होना है, जैसे मृत्यु, इसके लिए एक शब्द यूज होता है डेथ इज इनविटेबल, कि आप मृत्यु को नहीं टाल सकते। मृत्यु क्या है, अटल है। मृत्यु क्या है, अटल है, ठीक है ना। अटल समझ गए, जिसको सर्टेन है, जो जो चीज़ होनी होनी है, वो चीज़ के लिए यूज होता है इनविटेबल, ठीक है। इनविटेबल, इनविटेबल, ठीक है, याद रख सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं हम। ये हो गया, ये हो गया। देखो अगला है जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है एक स्पेस के अंदर, ये स्पेस है, इसके अंदर काफ़ी सारे बर्ड हैं, इसको क्या बोलते हैं, एवियरी। क्या बोलते हैं, एवियरी, ठीक है। क्या बोलते हैं, एवियरी, पक्षीशाला या चिड़ियाघर। दूसरी अगला वर्ड हमारा क्या है, अगला वर्ड है हमारा कॉन्टेम्परेरी। कॉन्टेम्परेरी का वर्ड मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होगा। जैसे सपोज करो, मैं आपको अभी वही बताने की कोशिश कर रहा था थोड़ी देर पहले, कि हरियाणा के इतिहास की बात कर रहे हैं हम, किसके, हरियाणा के इतिहास की। तो देखो दो चीज़ें चल रही होंगी, एक जैसे हम बात करें हरियाणा के इतिहास में 200 BC की बात कर लो आप, वैसे ही अब 200 BC के अंदर इंडिया के अंदर भी कुछ चल रहा है। तो इंडिया में जैसे हम बात करें कि एक टाइम है, कोई भी टाइम पीरियड है, उस टाइम पे हरियाणा के अंदर तो कौन सा शासक है, और यूपी के अंदर कौन सा शासक है, और ऑल ओवर इंडिया के पास कौन सा शासक है। तो हम क्या बोल लेंगे, ये इसके समकालीन है, ये तीनों आपस में क्या है, समकालीन है। भाई इस टाइम पे ये भी है यहाँ पे था, ये भी यहाँ पे था, ये भी यहाँ पे था, उसको बोलते हैं कंटेम्परेरी, ठीक है। उसका अगला वर्ड है स्टोइक, ठीक है। स्टोइक मतलब होता है जो पर्सन बहुत ज़्यादा पेन को इंडोर कर सके, इंडोर मतलब सहन कर सके, ठीक है। और वो अपने चेहरे पे कोई भी हाव भाव ना दिखाए कि मैं इतने दर्द में से गुजर रहा हूँ, एक तरफ एक तरीके से संत टाइप, ठीक है, कि वो आपको कुछ भी महसूस नहीं होने दे रहा कि वो बहुत ज़्यादा दर्द और पेन से गुजर रहा है। अक्सर हमारी माँ ऐसा करती हैं, वो बहुत पेन से गुजर रही होती है लेकिन अपने बच्चों को कुछ भी सो नहीं होने देती। देखो अगला है नास्तिक। बस आपको नास्तिक का तो पता ही है, बस उसको इंग्लिश में एथिस्ट कहते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हरियाणा के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एंथिस्ट, ठीक है। एथिस्ट, एंथिस्ट बोल रहा हूँ मैं, एथिस्ट होता है ये, एथिस्ट। उसके बाद है कार्टोग्राफर। ग्राफर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ ड्रा करने वाला, कोई भी चीज़ ड्रा करने वाला, जो भी कोई भी चीज़ ड्रा करता है ना, उसको बोलते हैं ग्राफर। और कार्टो का मतलब मैप, ठीक है। तो जो मैप पे ड्रा करे या मैप को ड्रॉ करे उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। मानचित्र, मानचित्र लेते थे ना बचपन में, क्या आज मानचित्र सोल्व करवाएंगे सर। वो मानचित्र पे जो वो बना होता है, वो भारत का या विश्व का झंडा या नक्शा बना होता था,
उसको बनाने वाले को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। उसके बाद एक वर्ड है क्लस्ट्रोफोबिया। फोबिया वर्ड क्या होता है? फोबिया। फोबिया फोबिया का मतलब होता है डर, बस। ठीक है, वो काफ़ी प्रकार का डर हो सकता है। हाइट का डर को अलग चीज़ कहते हैं, पानी का डर को अलग चीज़ कहते हैं, हाइड्रोफोबिया सुना होगा आपने। मतलब फोबिया का मतलब ही क्या है? दर्द है। और क्लस्टर का मतलब क्या होता है? अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, हरियाणा के अंदर काफ़ी सारे स्कूल हैं, जैसे ये स्कूल है, 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 8 स्कूल है। इनका एक क्लस्टर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? क्लस्टर बना हुआ है इनका एक। चलो, क्लस्टर का मतलब क्या है? बहुत सारी चीज़ों का एक समूह, बहुत सारी चीज़ों का समूह। ठीक है, तो क्लस्ट्रोफोबिया मतलब उसको उन छोटी छोटी जगहों में, छोटे जगह में होने का अत्यधिक, एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कॉन्फाइंड। मतलब वो जैसे यहाँ पे है, ये छोटी सी जगह है, यहाँ पे ना रह इसके, छोटी छोटी जगह पे ना रह इसके, छोटे छोटे, जैसे ये क्लस्टर है, ठीक है, वो यहाँ पे भी एक महसूस करे, भाई मैं तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। होती है ना कुछ लोग ऐसे, जो मतलब छोटी सी जगह होती है सारी, उनको दिन घबराने लग जाता है, दिल घबराने लग जाता है, वो वाले लोग क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, अब उसके बाद एक वन हु नोज एवरीथिंग। देखो, जो हर जगह प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं ना। कौन है? और ये गॉड के लिए यूज होता है जो। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट। अब ओमनी का मतलब क्या है? हर जगह, एवरीवेयर। ठीक है ना, उसी वर्ड से बना है ओमनी। ओमनी तो उसी वर्ड का बन गया भाई, हर जगह। और सेंट बना हुआ है पहले, बस ओमनी सेंट, ओमनी सेंट। वन हु नोज एवरीथिंग, जिसको सब कुछ पता है। ठीक है, ए सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज, पनिका। ठीक है, पनिका। रामबाण इलाज। रामबाण इलाज आपने पनिका की तो बुक भी देखी है, पनिक्कल ले आओ, पनिक्कल ले आओ, पनिक्कल ले आओ। वो एल हम अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, लेकिन है वो पनिका। ठीक है, रामबाण इलाज है वो हर चीज़ का, ऐसा बोला जाता है। अब पोलीग्लोट, पोली का मतलब आपको पता होगा, काफ़ी सारे, जहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ों की जैसे बात करते हो। ठीक है ना, बहुभाषी। ग्लोट का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज। अब अगर मोनोग्लोट बोल दूँ मैं, तो उसका मतलब क्या है? सिंगल भाषा बोलने वाला, एक ही भाषा बोलने वाले को क्या कहते हैं? मोनोग्लोट। मल्टीग्लोट, काफ़ी सारी भाषा बोलने वाला। ठीक है, लेकिन पोलीग्लोट, बहुभाषी। ठीक है, उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, क्रोनोलॉजी। ये तो बहुत ही फेमस वर्ड है, जो थोड़ी सी भी न्यूज़ चैनल देखता है। क्रोनोलॉजी तो काफ़ी फेमस वर्ड है। क्रोनोलॉजी क्या होती है? जैसे पहले बाबर आया, बाबर के बाद ये आया, उसके बाद ये आया, ये क्रोनोलॉजी है, ये क्रम है, इसको ही बोलते हैं क्रोनोलॉजी। ठीक है, उसके बाद ए स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब कोई भी प्रिपरेशन के बिना, कोई भी तैयारी के बिना हमने कोई स्पीच दे दी। सपोज करो हमने कोई स्पीच दी, जैसे क्या होता है, आप एक क्लास ले रहे हो, आपको एक टीचर पढ़ा रहा है, और आप एक नटखट बच्चे हो, बहुत ज़्यादा नटखट बच्चे हो, तो टीचर क्या कहेगा? भाई तू सामने आ, नहीं सामने आ, तू सामने आ, और सामने आके हमको स्पीच दे या हमको प्रेजेंटेशन दे जो मैं बता रहा हूँ तेरे को। तो वो उसने तो कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर रखी, तो जो वो चीज़ बोली जाती है वो उसको क्या बोलते हैं? एग्जाम्पोर। एग्जाम्पोर, ठीक है, एग्जाम्पोर बोलते हैं उसको। ठीक है, बिना तैयारी के। अब दूसरा देखो, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। ठीक है, जिसको बहुत ही, मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लो कि आप उसको प्लीज नहीं कर सकते। प्लीज मतलब आप उसको खुश नहीं कर सकते। वो इतना तनुक मिजाज का हटी होता है, मतलब आप उसको कुछ ही मर्जी बोलते रहो, वो नहीं मानेगा। ठीक है, उसके बाद है उथोपिया। उथोपिया एक बहुत ही प्यारा वर्ड, उथोपिया। उथोपिया का मतलब होता है आदर्शवाद। ये एक आदर्श राज्य है, आदर्श स्टेट, मतलब आइडियल स्टेट, जिसके अंदर ना कोई क्राइम हो ना कुछ हो। हमारा जो फंडामेंटल टीपीएसपी है ना, जो जिस पे हम डीपीएसपी नहीं एक वर्ड यूज़ करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, आर्टिकल 40 है जैसे, या ये काफ़ी सारे हैं, तो उसके अंदर इंडिया को एक उथोपिया स्टेट ही बनाने के लिए बातें बोली गई हैं वो सारी। भाई हम एक आइडियल स्टेट बन सकें, हम एक आइडियल देश बन सकें। ठीक है, और हर देश, हर इंसान
उथोपिया की ओर जाना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये काल्पनिक सी चीज़ें होती हैं, इतना नहीं होता। देखो जैसे एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, नो वन इज परफेक्ट इन दिस कंट्री या इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, एंड एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन इज नॉट हैप्पी। अगर अभी आप आराम से जी रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी साइड वाला जो इंसान है वो भी आराम से जी रहा हो, ठीक है। अब उसके बाद एमेच्योर, ठीक है, एमेच्योर वन हु प्लेज फॉर प्लेजर। जैसे हम देखो दो टाइप का क्रिकेट होता है, एक टाइप का तो आप गली में खेलते हो और एक टाइप का लोग प्रोफेशनल खेलते हैं। तो जो आप करते हो वो एमेच्योर है, वो आप कैसे क्रिकेट खेल रहे हो, एमेच्योर तरीके से, ठीक है, एमेच्योर तरीके से खेल रहे हो, आप इंजॉय के लिए खेल रहे हो उसको, ना कि आपका कोई प्रोफेशन है वो, ठीक है। ए पर्सन हु इज़ नीदर वेल एक्सपीरियंस्ड, हाँ इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है, एमेच्योर में ही यूज़ होता है, जो मैच्योर ना हो, मतलब जो कम मैच्योर हो, ठीक है। अब हम उसके बाद अगला वर्ड यूज़ कर लेते हैं, एक लास्ट वर्ड आज हमारा आज का, एम्बिडिक्स्ट्रियस। एम्बिडिक्स्ट्रियस, एम्बी का मतलब क्या होता है, देखो एम्बी का मतलब होता है बोथ, और डेक्सटीरियस का मतलब होता है, डेक्सटीरियस का मतलब जैसे काम करने वाला, निपुणता, ठीक है ना, निपुणता, निपुणता बोलते हैं इसको। और एमबी का मतलब क्या हुआ, वो मतलब दोनों हाथों से समान रूप काम करने वाला, ठीक है, दोनों हाथों से। देखो जैसे वर्ड होता है इंट्रोवर्ट, जो बिल्कुल अंदर ही अंदर खुश रहता है, मतलब अपने आप में खुश है। एक्सट्रोवर्ट, जो औरों से बातें करता है, खुला हुआ इंसान होता है, सबसे प्यार से मिलता है। एक इसमें होता है एम्बीवर्ट, वो लोगों की दिशा देख के क्या करता है, कभी वो इंट्रोवर्ट हो जाता है, कभी वो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, एम्बीवर्ट कहते हैं, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से क्या बना है, एम्बी डिक्सटेरियस, एम्बी डिक्सटेरियस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप ये कमेंट जरूर करना कि आपको वो कैब का सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, वरना तो फिर हम वही नॉर्मली टारगेट देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। मैं धीरे धीरे करके ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स को इस पे लेके आऊँगा और आराम आराम से आपको बाद में थोड़ी थोड़ी देर 5-5 10-10 मिनट में सब चीज़ें कवर करवाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ होगा और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करेंगे। एक बारी मैं आप दोबारा से देख लीजिए आपके टारगेट्स क्या क्या हैं आज के, ठीक है। ये आपके टारगेट्स रहेंगे, आप वीडियो को पॉज करना और इनको अपनी डायरी में नोट डाउन करना और आराम से इनको पूरा करने की कोशिश करना। और कोशिश करना कि आप वीडियो को पॉज करके, या फिर आपके पास अगर ब्लैक बुक है तो उसमें से, या फिर आपके नीतू नीतू मैम की बुक है तो उसमें से 20 वो कैब और ये वाली वो कैब रिवाइज कर सको, ठीक है, इन वर्डों को रिवाइज कर सके, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी जल्दी से जल्दी कामयाब हो।